हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था DNF ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी उनको हम रिवाइज कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड है या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनसे क्या क्या कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं और उनके क्या क्या रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करें। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हमने की थी। मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बॉन्डिंग कैसे होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जिसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा क्या लगेगा ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये टंगस्टन की हमने बात की थी, इसका सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात की थी, वो भी किसकी ज्यादा होगी? जहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड जो है हाईली स्टेबल होते हैं, और उनमें से भी ऑक्सीजन वाले हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा इसके पास टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्या है टेंडेंसी? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसीलिए इसके पास क्या एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है इसके पास कि ये क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है कंपाउंड को हायर ऑक्सीडेशन वाले को। तो आपने जब भी हायर ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड आप देखोगे ना, जैसे +6, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो वो हमेशा आपको ऑक्सीजन के साथ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। फिर हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात की थी, मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकाला जाता है वो हमने बात की थी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या है। फिर कलर की बात की थी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल क्या है, कंपाउंड कलर शो कैसे करते हैं, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। डीडी ट्रांजिशन क्या है, डिस्कस हमने कर लिया था। साथ में बात की थी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि ये एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की। ठीक है, चलो। फिर हमने कहा कि ये क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं, किस वजह से फॉर्म करते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए थे यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि क्या प्रॉपर्टीज बन जाती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करने के बाद। फिर लास्ट में हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या करते हैं, अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अलॉय बनाते हैं। ठीक है, अलॉय होते क्या है इसके बारे में हमने बात की। अलॉय क्या है? होमोजेनस सॉल्यूशन इन विच वन मेटल और नॉन मेटल इज डिजोल्व इन अनदर मेटल, जिसमें कोई मेटल और नॉन मेटल किसी दूसरे मेटल के साथ डिजोल्व होता है, लेकिन होमोजीनस मिक्सचर है, यानी कि दोनों कैसे होंगे, अच्छे से डिजोल्व हो रखे होंगे। ठीक है, इतना ध्यान है ना होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर का। अगर हम बात कर रहे हैं होमोजीनस मिक्सचर की और हेट्रोजीनस की, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में? होमोजीनस जहां पर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, और हेट्रोजीनस जहां पर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, एक ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया है, ठीक है, पानी है, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट है ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा अच्छे से, है ना, अच्छे से घुल तो जाएगा पानी में। ठीक है, तो अच्छे से घुला हुआ होगा। अगर हम इस नमक वाले पानी को कहीं से भी टेस्ट करते हैं तो हमेशा क्या होगा, बराबर का नमकीन होगा, ऐसा नहीं होगा ना, ऊपर ऊपर से जो है ज्यादा नमकीन, कम नमकीन है, नीचे नीचे से ज्यादा नमकीन होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये मिक्सचर कैसा होता है, स्टेबल होता है, यानी कि इसको हम कितने देर भी छोड़ दे तभी भी नमक इसमें घुला ही हुआ होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि नमक जो है अलग नीचे बैठ जाएगा एक जगह, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इस तरह का मिक्सचर हमारा क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा। ठीक है, अगर हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो हमने एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला और उसमें क्या किया, 1 चम्मच रेत डाल दी, क्या डाल दी, सैंड डाल दी, सैंड डाल दी। तो हम क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि ये जो मिक्सचर है, क्या देखेंगे, हम इसमें रेत घोलने की कोशिश करेंगे लेकिन रेत घुलेगी नहीं, रेत हमें अलग दिखाई ही देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मिक्सचर कैसा हो गया, हेट्रोजीनस हो गया, क्योंकि दोनों कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं ना। और दूसरी बात, अगर हम 1 चम्मच निकालते हैं रेत वाले पानी का, दूसरा चम्मच भी निकालते हैं, 2 अलग अलग चम्मच,
तो ऐसा हो सकता है एक में जो है रेत के कंपोनेंट ज्यादा हो और एक में जो है रेत के कंपोनेंट कम हो, ऐसा सैंड के कंपोनेंट कम हो, ऐसा हो सकता है। यानी कि कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि अच्छे से जो है वो घुले हुए नहीं होते। और दूसरी चीज, ये कैसे अनस्टेबल है, अनस्टेबल यानी कि अगर हम इसको थोड़ा देर छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तो रेत जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, पानी पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो कैसा मिक्सचर समझ में आ गया, डिफरेंस होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो वही कि ये जो अलॉयज होते हैं कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर ये होते हैं। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये क्या करते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड यानी कि जहां पर जो रेशियो है वो होल नंबर में ना होकर के किसी फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड या एलिमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड या एलिमेंट के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पहला है कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, जो कि है हमारा K2Cr2O7, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पहला कंपाउंड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, पोटेशियम। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर ये किया जाता है, कैसे प्रिपेयर करते होंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को, इसका प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं ना, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इतना नोट करो। तो इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्रोमाइट ओर से, जो कि क्या है FeCr2O4, ठीक, जो कि क्या है बच्चों, इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, जो कि क्या है कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर हम एक्चुअल डिपोजिशन की बात करें, एक्चुअल डिपोजिशन क्या है, FeCr2O3, ठीक है, ये है इसकी एक्चुअल कंपोजिशन। अब बनता कैसे है, क्रोमाइट ओर से तो बनता है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब रिएक्शन कैसे कैसे, तो सबसे पहले लेते हैं हम क्रोमाइट ओर। अब ये जो क्रोमाइड ओर है इसको डाइजेस्ट करवाएंगे हम Na2 Na2CO3 प्लस O2 के साथ हम डाइजेस्ट करवाएंगे। और इसको बच्चों फ्यूजन मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन
मिक्सचर, क्या बनेगा यहाँ पर हमारा बनेगा Na2Cr O4। ठीक है, इसको अगेन रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों Na2Cr2O7, ये हमने, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट हमें, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट हमें मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगेन इसको रिएक्ट करवाएंगे KCl के साथ, KCl के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा कंपाउंड हमें मिल जाएगा जो कि है K2Cr2O7। अब इस K2Cr2O7 को जब हम कूल करवाएंगे, कूलिंग से हमें क्या मिलेगा, कूलिंग से हमें मिलेगा ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है हमारी पूरी रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, मिल कहाँ से रहा है, ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जो जो ध्यान रखने वाली चीजें ग्रीन से अंडरलाइन करें। आपको ध्यान रखना है जो क्रोमाइट और है FeCr2O4 है, कंडेंस्ड फॉर्म में हम इसी को यूज करते हैं, अगर एक्चुअल देखें हम तो ऐसा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, हमने क्रोमाइट और लिया, इसको क्या कराया, डाइजेस्ट करवाया, किसके साथ, Na2CO3 प्लस O2 के साथ, क्या मिला हमें, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। लिख लेते हैं इसका नाम सोडियम क्रोमेट, ठीक है। फिर इसको अगेन इसको रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ, हमें क्या मिला, सोडियम, लिख लेंगे यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को जब हमने KCl के साथ रिएक्ट करवाया, तब हमें क्या मिला, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्या मिला, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको जब हम कूल करवाते हैं, कूलिंग के कारण हमें मिलता है ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ K2Cr2, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के हमें ऑरेंज क्रिस्टल यहाँ पर मिलते हैं। तो ये है पूरी रिएक्शन प्रिपरेशन में, ठीक है। आगे इसकी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी, क्रोमियम के कंपाउंड की, पोटेशियम डाइक्रोमेट स्पेसिफिकली अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतना नोट करो पहले। इतना नोट हो गया, समझ में आ गया, जब हम कंपाउंड ऑफ क्रोमियम की बात करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ पर दो आयन हमने देखे, एक देखा क्रोमेट वाला, क्रोमेट आयन, जो कि क्या था, एक ये देखा हमने, एक क्या देखा, एक देखा हमने दूसरा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन देखा, जो कि क्या था, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए हमने, अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। Cr O4 है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये है हमारा CrO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं,
2 क्रोमियम है, एक ऑक्सीजन से ज्वाइन है, एक नेगेटिव वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक नेगेटिव वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है, और टोटल कितने ऑक्सीजन है दोनों के? 7 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हमने देखी कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सुन के सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? कौन सा एक्सपेरिमेंट आता है? कौन सा एक्सपेरिमेंट आता है? कौन सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं? टाइट्रेशन, है ना? तो K2Cr2O7। इसके अलावा एक और हमें मिला सोडियम डाइक्रोमेट, जिसको हम कह रहे हैं Na2Cr2O7। अब इसको ही क्यों यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन में? इसको क्यों यूज नहीं कर रहे हैं टाइट्रेशन में? क्यों नहीं कर रहे यूज? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमने आगे कंपाउंड बनाया है, ठीक है, वो बात तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन एक को हम यूज कर रहे हैं और एक को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे कोई रीजन होगा, है ना? या करते हैं, हो सकता है करते हो, हमें पता ना, है ना? क्यों नहीं करते? देखो, इट इज यूज्ड इन टाइट्रेशन। It is used as a standard solution in titration। टाइट्रेशन का मतलब पता है ना, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 12th में, है ना? एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? ऊपर इसको खोलते हैं, है ना? एक बड़ी सी रॉड होती है, उसमें हमारा सॉल्यूशन होता है, उसको डालते हैं, नीचे सॉल्यूशन पिंक होता है, तब उसका कलर गायब हो जाएगा, उस पॉइंट को नोट करते हैं, 2-3 बार ये करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं, और उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन भी होता है ना? होता है। चलो, इसको तो हम यूज करते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज, इट कैन नॉट बी यूज as a standard solution इसको बच्चों यूज नहीं कर सकते स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में इन टाइट्रेशन। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं कर सकते? वाई? अगर आपसे पूछा जाए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा होता है? बिकॉज अगर हम कहें कि ये कैसा होता है, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? जो क्या करता हो? कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता हो। जो क्या करता हो? एब्जॉर्ब करता हो फ्रॉम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से कुछ ये वाटर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्या करता है? सिंपल इसको लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब पता चला। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जो क्या करता हो? वाटर को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, इससे क्या मतलब है? वाटर को एब्जॉर्ब करे या ना करे, हम इसको यूज तो कर हम इसको फिर भी यूज नहीं कर सकते क्या? यानी कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो ये है ना, हम कह रहे हैं तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं फिर भी हम इसको यूज? इसलिए नहीं कर रहे हैं, अब हम जैसे हमें पता है ये क्या हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, यानी अगर हमने 100 ml कोई सॉल्यूशन लिया या 100 ml वाटर लिया, ठीक है, 100 ml वाटर है, उसका हमने एक सॉल्यूशन बनाना है, जो भी 100 ml वाटर है,
100 ml में से वाटर में से अगर 1-2 ml भी ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, 1-2 ml भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो जाएगा, जब हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो 1-1 ml का कितना फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन क्या है, ये हर बार गड़बड़ आएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते। सिंपल सा रीजन है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और इसके बाद भी अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, इसका क्या मतलब है, तो आपको सिंपल आप लिख सकते हो कि अगर हमारे पास 100 ml वाटर है, ठीक है, तो उसमें से कुछ वाटर ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर ये 1-2 ml भी एब्जॉर्ब करता है तो उसका भी कैलकुलेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिस वजह से हम इसको ना यूज करके इसको यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। ठीक है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया इसके इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड कि कैसे इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप ये नोट कर लीजिए, क्रोमेट आयन क्या है, डाइक्रोमेट का क्या है स्ट्रक्चर, इसको क्यों यूज करते हैं, इसको क्यों यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कवर किया है आज के लेक्चर में। चलिए, तो बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।